नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है और इसे आगे बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। हालांकि सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील भी दे रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब देश में सभी ओपीडी खोल देनी चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन से लेकर अस्पताल प्रबंधन समेत पूरा का पूरा सिस्टम कोरोना वायरस को काबू करने में जुटा हुआ है। ऐसे में देश की वो बड़ी आबादी बेहद परेशानी में है जो अस्पतालों की ओपीडी पर निर्भर रहती है। ज्यादातर अस्पतालों की ओपीडी बंद है और आम लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। हाल ये है कि कोरोना से इतर गंभीर रोगों वाले मरीजों को भी ढंग से इलाज नहीं मिल रहा। एम्स जैसे कई बड़े अस्पतालों के बाहर मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई जगह से तो ये भी खबरें आई हैं कि वक्त पर सही इलाज के अभाव में लोगों ने दम तक तोड़ दिया है। तो सवाल यही है कि जब लॉकडाउन में ढील की तरफ बढ़ा जा रहा है तो फिर ओपीडी खोल देनी चाहिए क्या? आखिर आम लोगों का इलाज कैसे होगा? इस मसले पर क्या होनी चाहिए सरकार की पॉलिसी? इन तमाम सवालों पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं परमश्री डॉक्टर एम वली, सीनियर फिजिशियन हैं, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन ऑल कम्युनिटी हेल्थ, जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विकास वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएमएल हॉस्पिटल के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत कुमार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले वली जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से जब हम लड़ रहे हैं तो हुआ है कि जो सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल, ज़्यादातर हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया और कहीं ना कहीं ओपीडीज जो है लगभग सभी अस्पतालों की बंद हो गई है। सामान्य कामकाज जो होते थे, चाहे वो डॉक्टरी जांच के हो, देखने के पेशेंट के हो या फिर दवाई देने के हो, वो सब कुछ बंद हो गए हैं। तो ऐसे में आपसे हम समझना चाहेंगे, चूँकि बेहतर तरीके से आगे हम समझ पाएंगे, आप ही से मदद मिलेगी कि इन जनरल कितने मरीज ओपीडी में आते हैं और उन्हें ऐसे में अब जब ओपीडी बंद हो गई है तो किस तरह की परेशानियां हो रही होंगी? देखिए, मैं आपको एक अजीब तरीके से इस बात को बताऊं कि मरीज़ भी घर से आते हुए डर रहा है और डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक के हैं और जो हॉस्पिटल में आके काम करते हैं वो भी डर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ हुआ है जो जिसकी वजह से हमारे ओपीडीज बंद हुए हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा लोगों ने किया है, जैसे हम लोग आपस में वर्चुअल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसी तरह से पेशेंट्स के लिए भी जो है, सारे पेशेंट्स जो हैं वो तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो हैं उनकी वर्चुअल रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो रही है और वो हॉस्पिटल के माध्यम से या अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या दूसरे ऐप्स हैं उनके माध्यम से वो अपने डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं, फ़ोन के ज़रिए बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी केयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। बल्कि कुछ पेशेंट्स मेरे तो हैं, वो एसएमएस दिखाकर पुलिस को वो दिखाने आ रहे हैं, घर पे जो मेरी क्लिनिक है वहाँ पे भी आ रहे हैं और हॉस्पिटल में मेरा वर्चुअल ओपीडी का बिल्कुल 3-4 ऐप के ज़रिए चल रहा है। बाहर के पेशेंट भी मुझसे बात कर सक रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं मेरे फॉरेन के पेशेंट्स के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात ठीक है, ओपीडीज को खोलना चाहिए, लेकिन ओपीडी को खोलेंगे तो हमको ये कैसे पता लगेगा कि ये कैरियर नहीं है? हमने पिछले दिनों आपको कहा है कि 186 पेशेंट दिल्ली के टेस्ट किए गए और वो सिम्टोमेटिक नहीं थे, एसिम्टोमेटिक पेशेंट थे और पॉजिटिव थे, कोविड के लिए पॉजिटिव थे। तो ये तो बड़ा असमंजस हो गया था। अभी आपने दूसरी चीज देखी कि उसी आधार पर हमने जो टेस्ट किट्स आई थी उनको भी करने से मना कर दिया है। तो बहुत बड़ा ये एक खला पैदा हो गया है, बहुत बड़ा एक शून्य पैदा हो गया है और इसकी वजह से हम अपने जो हेल्दी पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल एक्सपोज नहीं करना चाहते। आज की आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, पीजीआई और गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल और एलएनजेपी हॉस्पिटल, बॉम्बे के 8 हॉस्पिटल संक्रमित हो गए हैं, उनको बंद किया जा रहा है। तो हम ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन कोरोना का साइड इफेक्ट जो दूसरे मरीज है, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वली जी के बाद मैं हरजीत सिंह भट्टी जी के पास जाना चाहूंगी। हरजीत जी, क्योंकि आप एम्स से भी जुड़े हैं तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एम्स के लिए कहा जाता है कि हर रोज 8000 लोग ओपीडी में अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं और एम्स का मतलब ये है कि जब कोई भी मरीज थक हार कर सारे डॉक्टर से नाउम्मीद हो जाता है तब जाकर वो एम्स में पहुंचता है। तो अगर अब 1 महीना लॉकडाउन को हो गया है, 1 महीने को जोड़ेंगे
करेंगे तो लगभग 2.5 लाख ऐसे मरीज होंगे जिनको इलाज ओपीडी के जरिए मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब वो क्या कर रहे होंगे, किस तरह की परेशानी वो झेल रहे होंगे, और इसका मतलब क्या ये निकालें कि कोरोना के चक्कर में उन मरीजों को राम भरे से छोड़ दिया गया है? जी, ये तो हुआ ही है यहाँ पे कि जैसे ही हमारे पास एक बीमारी आई कोरोना, उसके बाद बहुत सारे लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए छोड़ दिया गया है। और उसमें सबसे ज्यादा परेशानी जो हुई है वो क्रॉनिक डिसीजेस के पेशेंट को हुई है, जिनको ओपीडीज में इलाज मिलना था, रेगुलर फॉलोअप करते हैं। और पेशेंट जब ओपीडी में आता है वो सिर्फ और सिर्फ उसे एक सलाह नहीं चाहिए होती, सलाह के साथ साथ उनका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। डॉक्टर उन्हें इवैल्यूएट करता है, उनके टेस्ट करवाता है और उसके बाद फिर जो है एक ओपिनियन बना के उनका आगे का इलाज चलाया जाता है। ये प्रोसेस पूरी की पूरी रुक गई है। और इसमें अभी एक और जो बड़ा खतरा जुड़ गया है वो ये जुड़ गया है कि अब हॉस्पिटल्स ही हॉटस्पॉट बन गए हैं। अगर आप सिर्फ दिल्ली में ही देखें, दिल्ली में ही 200 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनमें पॉजिटिव आया है कोविड। और उसके अलावा कितने सारे हॉस्पिटल्स है, कल की ही बात है, कल हिंदूराव हॉस्पिटल जो कि इतना बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल को पूरा का पूरा एक दिन के लिए बंद करना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव आ गए थे। तो अब ये दोनों तरफ से हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि अगर यहाँ पे मरीज को दूसरे मरीज को बुलाते हैं तो वो यहाँ से इन्फेक्शन लेके जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि उनको इलाज की जरूरत है, लेकिन वो इलाज कैसे दिया जाए। टेलीमेडिसिन जो है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है अभी, और उसके थ्रू जो है कंसल्टेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो टेलीमेडिसिन के अप्रोच में नहीं आते, जो उसको यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो उन्हीं पेशेंट्स को लेकर मेरा सवाल वली जी से है। वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन वली जी, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग हमसे खुद कांटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारे पास आ नहीं पा रहे, ओपीडी बंद होने की वजह से नहीं आ पा रहे, तो वो लगातार हमसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कैंसर पेशेंट्स की बात करूँ जिनकी कीमो होनी है, हार्ट पेशेंट की बात करूं जिनकी सर्जरी होनी है, किडनी पेशेंट की बात करूं जिनके डायलिसिस होना है, टीबी का जो पेशेंट है उसको समय पे दवाई चाहिए, तो फिर इन लोगों की अर्जेंसी को देखते हुए फिर इनके पास विकल्प क्या है? इन लोगों के लिए फिर क्या हो रहा होगा? नहीं, विकल्प बहुत अच्छे हैं। हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में बराबर डायलिसिस हो रहा है, और भी जितने हॉस्पिटल हैं जो डेडिकेटेड इस तरह की यूनिट्स जो हैं, वो कार्डियक यूनिट चालू है, डायलिसिस यूनिट चालू है, गैस्ट्रो यूनिट चालू है, इमरजेंसी चालू है। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी केयर नहीं मिल रहा है। पेशेंट बाहर के जितने आते हैं वो तो आ ही नहीं रहे ना लॉकडाउन की वजह से। ये आपको ऐसी पिक्चर ये है और पेशेंट जी तो आ ही नहीं रहे। अभी मेरा आज जूनियर डॉक्टर को आना था फरीदाबाद में, उसका फोन आया कि जी बॉर्डर सील्ड है, आई नीड टू हैव ए पर्पस। तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो हो ही नहीं रहा है। तो जो जहां लोकल डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है पेशेंट नहीं मर रहे, ये प्लीज आप बिल्कुल मैसेज मत दीजिए कि पेशेंट मर रहे हैं। हमारी नॉर्मल डेथ से कम कोविड के इंक्लूसिव डेथ्स है। और पूरे आप पिछले 10 साल का डाटा निकाल के देख लीजिए कि 1/4 डेथ्स हो रही हैं कोविड के साथ। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे ये भी आरोप लगे हैं कि वो डेटा दे ही नहीं रही है। ये सर ये भी बात सामने आई है, पश्चिम बंगाल को लेकर भी ये बात सामने आई थी। यहाँ विकास वाजपेयी जी, मैं आपको लेकर आना चाहती हूँ। कोरोना से लड़ने के चक्कर में गंभीर बीमारी के मरीजों के इलाज को अगर नजरअंदाज करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि टीबी के लिए कहा जाता है ये ऐसी बीमारी है जिससे हर साल करीब 4.5 लाख लोगों की मौत होती है। देखिए, सामान्यतः भी हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी परिस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये सर्वविदित बात है। और डॉक्टर वली ने जो चित्रण किया है, मैं चाहूँगा कि वो वाकई सच हो। वो हो सकता है गंगाराम के संदर्भ में सच होगा, लेकिन जहाँ तक अगर हम पूरे देश की बात करें तो ये देश के स्तर पे ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी आम बीमारियों से, माने पेचिस से मरने वाले, तपेदिक से मरने वाले, और जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है। और इस पूरे दौरान में हुआ ये है कि एक तरीके से उनका ट्रीटमेंट सस्पेंड कर दिया गया। अब वर्चुअल ओपीडी
कि जो आप बात करते हैं तो वर्चुअल ओपीडी हो सकता है कि मैं अपने लिए अपने डॉक्टर से संपर्क कर लूं, लेकिन जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में तमाम जो मरीज आते हैं उनमें से कितने इतने सक्षम है कि वो वर्चुअल ओपीडी के जरिए कंसल्टेशन ले लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे, और वर्चुअल ओपीडी के जरिए उनकी टेस्टिंग या डायग्नोसिस तो नहीं बन जाएगा जी। ठीक है, एग्जामिनेशन आप तसल्ली दे सकते हैं, आप कुछ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की कुछ सलाह दे देंगे, यही। लेकिन वाजपेयी जी देखिए, अगर हम बात करें तो संविधान में भी कहा गया है कि राइट टू लाइफ यानी राइट टू हेल्थ का अधिकार आपके पास है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये नहीं लगता है कि इस अधिकार से वंचित लोग हैं? वाजपेयी जी का जो फ्रेम है जी वो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, हाँ प्रस्तुत कर रही है कि हमारे टोटल संक्रमण इतने, मौतें बहुत इतनी हुई हैं, वो बाकी देशों की तुलना में तो बहुत कम है उस हिसाब से। तो अगर ये परिस्थिति है तो इसको इस तरीके से चित्रण न किया जाए, कोविड बनाम बाकी बीमारियां। भाई कोविड से भी हमें जूझना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी बीमारियों से लोगों को अपने आप जूझने के लिए छोड़ देंगे। और इसके तरीके अपनाए जा सकते हैं। ओपीडी में भीड़ ना हो, उसके लिए आपकी जो डिस्पेंसरीज हैं, आप कम्युनिटीज में ओपीडी शुरू कीजिए। आप ओपीडी मॉर्निंग इवनिंग 2 चरणों में लगाइए, जो कि आइडियली वैसे भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विकास वाजपेयी जी, मैं इस पर आऊंगी कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए और किस तरह से ओपीडी खोली जाए, किस तरह से कोरोना से जंग लड़ी जाए, इसमें बैलेंस हो, मैं इस पर आऊंगी। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी देर से हम उनका इंतजार कर रहे थे। हेमंत जी, आपका स्वागत है। और चर्चा इसी बात पर हो रही है कि कोरोना से जंग लड़ने के बीच में कहीं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं वो नजरअंदाज तो नहीं हो रहे, उनके पास अब विकल्प क्या बचा है? आप हमें अगर बता सकें, चूंकि राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ का अधिकार सभी लोगों को संविधान ने भी दिया हुआ है। ये सवाल मेरा विकास वाजपेयी जी से भी था, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंची, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूं, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये अधिकार से लोग अब वंचित नहीं हो रहे हैं? इसलिए मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा। इसमें 2 सवाल हैं। क्या हम ओपीडी स्टार्ट हमें करना चाहिए, और दूसरी चीज है क्या हम ओपीडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले का सवाल है, हमें जरूर करना चाहिए ओपीडी स्टार्ट, हमको सबको सेवाएं देनी चाहिए, ये सबका हक है और बिल्कुल करना चाहिए। पर दूसरी चीज है क्या हम ओपीडी स्टार्ट कर सकते हैं, इसका सवाल नहीं है। क्योंकि अभी हम ओपीडी स्टार्ट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पर कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी स्टेट में जा सकता है। आजकल हम जो देख रहे हैं, जो अभी पैनलिस्ट ने बोला था कि हिंदू राव हॉस्पिटल, दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल, ये हॉटस्पॉट्स बन गए, यहाँ इनको बंद कर दिया गया। तो जो काम हो रहा था वो भी बंद हो गया। तो आज हमारे पास समय है प्रोटोकॉल बनाने का। आज हमारे पास समय है कि कोई भी गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती जब तक वो गाड़ी रुके ना। आज हेल्थ केयर सिस्टम कभी भी हमारा रिपेयर नहीं हो सकता था, आज हेल्थ केयर सिस्टम रुक गया है, आज रिपेयर हो सकता है, आज हम प्रोटोकॉल बना सकते हैं, इसकी बहुत आवश्यकता है। नहीं, लेकिन आपने हेमंत जी कहा कि ओपीडी खोलने का अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन अगर जो ओपीडी पे निर्भर लोग हैं, चूंकि ऐसे भी केसेस आए कि डिलीवरी के को अटेंड भी नहीं कर पा रहे थे वहां पर डॉक्टर्स, तो यहाँ फिर ऐसे लोगों के लिए क्या विकल्प बचता है, उनके लिए कैसे इलाज मुमकिन हो? तो हमें ट्राइज करना पड़ेगा। जो पेशेंट के लिए अभी ट्रीटमेंट जरूरी है उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी भी हॉस्पिटल में चल रहा है, मगर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पूरी तरीके से सेवाएं नहीं मिल पा रही। जिनको ज़रूरी चीज़ें देनी है उनको देना पड़ेगा, हमें ट्राइज करना पड़ेगा। जिनको आज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको आज देना पड़ेगा। जिनको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं महीने भर के लिए, 1.5 महीने के लिए, तो हम उनको डिले कर दें अभी महीने 1.5 महीने के लिए। जिनको हम डिले कर सकते हैं, जिनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा डिले करने से, मगर जिनको आज ही करना है और कल उनको फर्क पड़ता है, उनके लिए करना पड़ेगा। हरजीत सिंह भट्टी जी, आप ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि कोरोना आई तो बाकी जो बीमारियां थी वो खत्म हो गई, उनका इलाज अपने आप हो गया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, चूंकि हिंदू राव हॉस्पिटल से आज ये खबर आई कि 3 ओपीडीज वहां पर खोल दी गई हैं, ये कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक सही दिशा में कदम माना जा सकता है? जी देखिए, ओपीडीज तो खोलना जरूरी होता है, खासकर उन्होंने पीडियाट्रिक्स, गायनी और मेडिसिन ओपीडी खोली है। ये तीनों ओपीडी जो है ये इमरजेंसी बेसिस पे वैसे भी हमेशा ओपन रहती हैं, क्योंकि ये इनकी इमरजेंसीज रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एम्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉडल दिखाया जाता है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हमेशा एम्स का ही दौरा करते रहते हैं, लेकिन एम्स में अगर आपने एक खास बात देखी होगी कि उन्होंने अपने एक सेंटर को कोविड सेंटर बना दिया, जो ट्रॉमा सेंटर है। उसके अलावा बाकी जितना भी एम्स है वो एम्स जो है वो नॉर्मल बाकी परेशानियां जो हैं उनको टैकल करने में लगा हुआ है। इसी तरह से हर हॉस्पिटल में
एक सेंटर होता है या एक पॉइंट होता है जिसको आप कोविड डेजिग्नेट कर सकते हो और बाकी हॉस्पिटल को आप दूसरे पेशेंट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो पेशेंट कोविड के सिम्टम्स के साथ आ रहा है वो प्रॉपरली स्क्रीन होके कोविड एरिया में जाए और स्क्रीनिंग और कोविड एरिया प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हो और बाकी एरिया जो है वो जनरल पब्लिक, ओपन पब्लिक के लिए हो। लेकिन इस तरह की सिस्टम तभी बनाए जा सकते हैं अगर हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो इसको लेके सीरियस हों। लेकिन हमारी अथॉरिटीज क्या है, सिर्फ एक सेंटर को या एक हॉस्पिटल को ही पूरा हेल्थ केयर सिस्टम की तरह दिखाती है और वो कहती है कि अगर इसमें सब कुछ अवेलेबल है इसका मतलब अब पूरे देश में अवेलेबल है, अगर इसमें सब कुछ सही चल रहा है तो पूरे देश में सही चल रहा है। लेकिन वो रियलिटी नहीं होती, उसको प्रॉपर वे में करने के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होती है। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा, तमाम चुनौतियां हैं, इस पर मैं आऊंगी कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक पर जाने से पहले जी वली जी आपसे मेरा सवाल है, संक्षेप में मैं जवाब चाहना चाहूंगी। जिस तरह से हिंदूराव हॉस्पिटल ने ये स्टेप उठाया है, आपको नहीं लगता चूंकि 1 महीने से ऑलरेडी ओपीडी पे निर्भर जो मरीज हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, बहुत डिले वो हो गए हैं, तो क्या उन्हें इलाज मिलने के लिए अब ओपीडी नहीं खोल देनी चाहिए? नहीं, आपको इसको शायद गलत मैसेज है। सारी ओपीडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चालू हैं, इमरजेंसी चालू हैं, लेकिन उनमें पब्लिक आ नहीं रही है। जो भी आ रही है ओपीडी वाली पब्लिक वो इमरजेंसी के थ्रू रूट हो रही है। उनको वहाँ अटेंशन मिल रही है, ऐसा नहीं है। ओपीडी की बिल्डिंग में अगर नहीं सर, ओपीडी खुली है लेकिन वो बहुत कम खुली है, ये भी सच है। सफदरजंग की बंद है, एम्स की बंद है और लगभग जो कामकाज सामान्य तौर पर होता था, चाहे दवाई देने का हो, जांच का हो, वो बंद हो गया है। जी वली जी, इमरजेंसी काम कर रही हैं सब हॉस्पिटल्स की, ऐसा नहीं है। वो पेशेंट को मेडिकल टेंशन मिल रही है। जो पेशेंट बाहर से आते थे वो नहीं आ रहे हैं और वो मैं आपको बताऊं 80% से लेके 60% होते थे दिल्ली में। बाहर के लोग 80 to 60% आते हैं या 60 to 80 आप कह लीजिए। इतनी बड़ी तादाद होती है बाहर के लोगों की, आउटसाइड दिल्ली के लोगों। बिल्कुल, और लॉकडाउन है इसलिए वो लोग जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन में देखिए सब ढील भी देने लगे हैं। अब जोन जो है जहां पर अगर ग्रीन जोन है तो इस तरीके की ढील के बीच क्या अब ओपीडी को खोलने का सही वक्त नहीं आ गया है? इस पर मैं चर्चा करूंगी और आखिर एक ब्रेक के बाद ये भी समझूंगी कि अगर ओपीडी खोल दी जाए तो उसके लिए फिर कौन सी वो चुनौतियां हैं जिसको समझना जरूरी है, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details contact 180030026072। देश ही नहीं दुनिया जो है कोरोना के महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में आखिरकार दूसरे देश किस तरह से जंग लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए। हमारे साथ विकास वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेएनयू में, पब्लिक हेल्थ पर उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। सर, आप अगर हमें बता सकें कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, क्या उन सारे देशों की सरकार का फोकस, वहाँ का हेल्थ सिस्टम का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर आ गया है? क्या उसका साइड इफेक्ट वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो दूसरे गंभीर इलाज चाहते हैं मरीज वो दर दर भटक रहे हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि पूरे विश्व में इस वक्त जो है कोरोना का संकट सबसे बड़ा है और लिहाजा उसको ज़्यादा वजह मिल रही है। लेकिन इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह उन्होंने बाकी चीज़ों को देखना बंद कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको इंग्लैंड का बताऊं तो वहाँ मेरे मित्र लोग हैं जो NHS में, नेशनल में वहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं मरीजों की, और जिसको भी सस्पेक्टेड है या थोड़े सिम्टम्स हैं कोरोना के, उनके लिए अलग फैसिलिटीज हैं। और जी वाजपेयी जी, एहतियात आप बरत सकते हैं और इनको लागू कर सकते हैं।
आती है हमारे यहाँ अभी जहांगीर के बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर्स के लिए कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल नहीं थे। ऑल ऑफ अ सडन 400 या किलो की टेस्टिंग वगैरह वहाँ हेल्थ वर्कर्स की गई है उसमें। अब अगर यही परिस्थितियां रहेंगी तो ये सरकार अपने आप इस बात को बड़ा मुश्किल बना दे रही है कि उसे इन अस्पतालों को खोलने का साहस या वो एक भरोसा उसमें हो कि हाँ हम खोलेंगे तो कोई अनहोनी नहीं हो। लेकिन जो बुनियादी कदम लिए जाने चाहिए वो न ले करके आप सिर्फ सारा जो है सारा ठीकरा लोगों के ऊपर छोड़ देंगे तो ये बात सही नहीं है। और डॉक्टर वली की एक बात के लिए मैं कहना चाहूँ, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, लेकिन ओपीडी सर्विसेज इमरजेंसी के थ्रू नहीं दी जा सकती। इमरजेंसी की प्रायोरिटी एकदम अलग होती हैं, ठीक है, और ओपीडी के केसेस इमरजेंसी में इस तरह नहीं देखे जाते। इमरजेंसी में कहीं भी जो देखे जा रहे हैं सिर्फ इमरजेंसी केसेस देखे जा रहे हैं और वो भी सारी इमरजेंसीज नहीं देखी। ठीक है हेमंत जी, आपसे सवाल है, चूंकि आप पहले ही कह रहे हैं कि राइट टाइम नहीं है ओपीडी खोलने का। अब मैं यहाँ पर इस बात पर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये राइट टाइम नहीं ओपीडी खोलने का तो ओपीडी पे जो निर्भर पेशेंट्स थे उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? सरकार और डॉक्टर्स को क्या गाइडलाइंस बनानी चाहिए ऐसे लोगों को ताकि वक्त पर इलाज मिल सके? चूंकि मैं आपको बता दूं अलीगढ़ से भी ऐसी खबर आई थी, हालांकि 15-20 दिन इस बात को हो गए हैं कि वो टीबी का पेशेंट था, उसे टाइम पर इलाज नहीं मिला, इसलिए उसकी मौत हो गई। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं चाहता था आप ये सवाल करें। मैंने जो बोला कि ओपीडी खुलनी चाहिए बट अभी हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे विदेशों में होता है कि पहले पेशेंट सीधा एक सफदरजंग, एम्स और आरएमएल में नहीं जा सकता, उसके रेफरल सिस्टम्स होते हैं। आज अगर मैं ओपीडी स्टार्ट करते हैं आरएमएल में तो 400 पेशेंट एक साथ एक दिन में आ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम कर ही नहीं सकते 400 पेशेंट अगर ओपीडी में खड़े होंगे। तो हमें एक रेफरल सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आज बन सकता है कि पहले वो पेशेंट किसी डिस्पेंसरी में जाके स्क्रीन हो, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पेशेंट जिसका टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए फिर उनको भेजा जाए। तो सिर्फ 100 पेशेंट आएंगे जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो ये काम आज हो सकता है, ये बहुत जरूरी काम है। हरजीत सिंह पट्टी जी, चूंकि आपने एम्स का भी नज़ारा देखा ही है, बल्कि दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में सारे ओपीडी का हाल यही होता है कि धक्का मुक्की की तक स्थिति हो जाती है, 2-2 घंटे में नंबर आता है, इतनी लंबी लंबी क्यू होती है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो अगर हम माने कि ओपीडी को खोलकर एक राहत पेशेंट्स को दी जाए? चूंकि चुनौती फिर यहाँ पर यह भी है कि उनको कोरोना से भी बचाना है और उनका इलाज भी करना है जिस गंभीर बीमारी के साथ वो लोग आए हैं। जिस तरह से पेशेंट यहाँ पे आते हैं उस हिसाब से तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का सोच भी नहीं सकते। हम ओपीडीज में देखते हैं वहाँ पे तो अगर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए लोग पूरा दिन कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी शाम हो जाती है तो भी पूरे पेशेंट्स नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे की सारे देश से भीड़ जो है वो केवल दिल्ली की तरफ और कुछ अस्पतालों की तरफ बढ़ती है और हमारा फोकस भी वहीं सेट हो जाता है कि अगर एम्स और सफदरजंग की ओपीडी चल रही है तो मतलब हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है, वो ओपीडी बंद हो गई, हेल्थ केयर सिस्टम बंद हो गया। लेकिन ये बार बार एम्फेसिस जो अभी डॉक्टर हेमंत भी जिस चीज को कह रहे थे कि हमारा एम्फेसिस इन दोनों अस्पतालों पे या तीनों अस्पतालों की ओपीडी पे होने ही नहीं चाहिए। ये हॉस्पिटल्स ओपीडी देखने के लिए बने ही नहीं है। हमारी पीएससीज में लोगों को देखा जाना चाहिए, सीएससीज में देखा जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में देखा जाना चाहिए। अगर ये लोगों को इस तरह से डिवाइड होंगे लोग, उसके बाद जो फिर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिसीज वाले अगर कोई लोग होंगे रेफर होके वो यहाँ तक आएंगे, क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर हम अभी आज की डेट में अगर आज के हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से लोगों को बुलाते हैं और उनको ओपीडी खोल देते हैं तो उसके बाद आप ये देखिएगा कि ऐसा आउटबर्स्ट होगा इन्फेक्शन का कि फिर वो आउटबर्स्ट को कंट्रोल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 से 15 हजार पेशेंट एक दिन में आता है ओपीडी में, जो जिसको के किसी भी तरह के चाहे जितना भी डिस्टेंस अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो उनकी लाइन बिहार तक लग जाएगी। ठीक है, मैं वाइंड अप करना है मुझे, इसलिए बहुत छोटे-छोटे संक्षेप में ये जवाब जानना चाहूंगी। वाजपेयी जी, पब्लिक हेल्थ पर आपने काफी काम किया, इसलिए आपसे ये सवाल है कि महामारी के दौर में किस तरह की पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए? महामारी के दौर में सबसे बड़ी पॉलिसी तो तब होती जो महामारी के पहले से हमारे पास वो व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए
जो पेरिफेरल से लेकर सेंट्रल लेवल तक सुचारू रूप से एक स्वास्थ्य व्यवस्था काम कर रही हो। आज की तारीख में इस महामारी को देखते हुए, जैसे औरों ने भी कहा, ये बहुत जरूरी है कि हमारे पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और बल्कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स को भी सरकार को टेक ओवर करना चाहिए इस महामारी से निपटने के लिए। इस तरह आप मरीजों को तमाम संस्थानों में बांट सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, और वो एकदम सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ये तो मैं नहीं कहता। लेकिन स्पेन ने अपने यहाँ राष्ट्रीयकरण किया है सारी स्वास्थ्य सेवाओं का। जी, तो स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये आपका सुझाव है। वली जी, बेहद संक्षेप में आपसे जवाब, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए, सामने जिस तरह की परिस्थितियां आएंगी उसको देखते हुए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ओपीडी के मरीजों को भी वक्त पर इलाज मिल सके? नहीं, व्यवस्था तो है, व्यवस्था का लाभ उठाने वाले ज्यादा हैं। व्यवस्था का जो सेंटर्स है उनमें कम कैपेसिटी है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कैटर करते हैं नंबर्स को ये बड़े हॉस्पिटल जो हैं, जिनका भी आपने नाम लिया है, और ये इतनी कैपेसिटी के लिए नहीं बने थे। मैं ठीक है, मैं अपने दोस्त की बात से एग्री करता हूँ कि उनको पहले स्क्रीन होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे बने, दिल्ली जैसे शहर में तो मोहल्ला क्लिनिक से स्क्रीन हो, नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्क्रीन हो। उनको जरूरत नहीं है एक सर के दर्द के मरीजों को न्यूरो सर्जरी के ओपीडी में आके दिखाने की, बिल्कुल नहीं है जरूरत। इससे मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही है, राजनीति में आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।